भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको संधारित्र तथा परावैद्युत वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग संधारित्रों का संयोजन समझते हैं। तो संधारित्रों के संयोजन के लिए आपको बता दें कि अनेक प्रयोग तथा रेडियो सेट में धारिता परिवर्तन के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को परस्पर जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। आपको बता दें कि संधारित्रों को जोड़ने के लिए मुख्य तरीके से दो विधियां होती हैं। पहली होती है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को हम लोग समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम। हम लोग श्रेणी क्रम देखते हैं, उसका पहले हम लोग चित्र देख लेते हैं और समझते जाते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी रहता है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी और थ्योरेटिकल के हिसाब से भी। तो देखिए, अब एक चित्र बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि श्रेणी क्रम में प्लेट, ये एक पॉइंट है, ये ए है। तो सबसे पहले तो पहली प्लेट को हमने क्या किया कि ए से विद्युत स्रोत ए से जोड़ दिया, विद्युत स्रोत ए से हमने जोड़ दिया। इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को, दूसरे संधारित्र की हमने ये पहली प्लेट रखा है, इसको पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ दिया। ऐसे देखिए, फिर ये क्रम आगे बढ़ता गया और अंत में एक बी बिंदु है, जिसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस चित्र को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संधारित्र को श्रेणी क्रम के संयोजन में पहला संधारित्र हमने इसको लिया है, इसके पहली प्लेट को विद्युत स्रोत ए से जोड़ दिया है, दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और अंत में जो अंतिम संधारित्र है, मतलब जो भी अंतिम संधारित्र रहेगा उसकी अंतिम प्लेट को बी से जोड़ देंगे। बी का जो कनेक्शन होगा वह पृथ्वी से संबंधित होगा, अर्थात बी जो है वह पृथ्वी से संबंधित है। हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि इनकी धारिताएं अलग अलग हैं। इस संधारित्र की धारिता C1 है, इस संधारित्र की धारिता C2 है, इस संधारित्र की धारिता C3 है। ऐसे ही सभी के अलग अलग विभव भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका V1 हो गया, इसका V2 हो गया, इसका V3 हो गया। यदि हम पहले संधारित्र की बात करते हैं तो पहले संधारित्र में, तो देखते जाइए, पहले संधारित्र में तो पहले संधारित्र में आपको बता दें कि V1 बराबर क्या हो जाएगा। इस पर एक आपको बता दें कि पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। तो V1 बराबर क्या होगा, एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम प्लेटों की बात करें तो प्लेटों पर पहले संधारित्र पर विभव जब बात करेंगे तो V1 बराबर Q/C1 हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। ऐसे ही हम लोग दूसरे संधारित्र की बात करेंगे, दूसरे संधारित्र पर, तो दूसरे संधारित्र पर क्या हो जाएगा, V2 बराबर Q/, ये V2 है, V2 बराबर Q/C2। इसी तरीके से तीसरा संधारित्र आ जाएगा। तो तीसरे संधारित्र में क्या आ जाएगा, तो तीसरे संधारित्र में क्या आएगा कि V3 बराबर Q/C3। अब इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया, इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब देखिए, इसको हम लोग यही समझ लेते हैं, बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक इन सब की संधारित्र की बात करेंगे तो बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक यदि विभवांतर बात करें, कुल विभवांतर मतलब ए व बी के बीच विभवांतर की बात करें तो V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से क्या करेंगे, V1 V2 V3 का मान रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कुल विभवांतर ए से बी के बीच में क्या आ जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3
ऐसे आ गया, हमने मान रखना शुरू कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो यहाँ से यदि हम बात करें कुल विभवांतर यहाँ पे V है, तो यदि हम V की बात करें, यदि हम कह दें कि बिंदु A से B तक 3 संधारित्र हैं, तीनों में जो एक ऐसा संधारित्र है जिस पर आवेश Q जा रहा है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर V है। ऐसी स्थिति में जो संधारित्र हो जाएगा वो तुल्य संधारित्र होगा, अर्थात तुल्य संधारित्र के लिए धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य संधारित्र के लिए धारिता, तो C बराबर क्या आ जाएगा, या C बराबर ऐसे क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। यदि V की बात करें तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। तो देखिए इस V का मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। हमने क्या किया, Q कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये जो श्रेणी क्रम की बात हमने किया, यदि श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन में जो श्रेणी क्रम है, यदि हम इस पर तुल्य धारिता की बात करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C बराबर 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अर्थात हम लोग एक चीज और भी इस बात से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक शब्द हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि कई संधारित्र यदि कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब आते हैं समांतर क्रम संधारित्र में। एक हमने चित्र बनाया है समांतर क्रम संधारित्र का, इसको हम लोग बता दें, इस प्रकार के संयोग में जो सभी संधारित्र की पहली प्लेट है वह बिंदु A से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ देते हैं। यदि तीनों संधारित्र की अलग अलग धारिताएं C1, C2, C3 है, यदि बिंदु A और B को, यदि A को वैद्युत स्रोत से तथा B को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि बिंदु A की जो पहली प्लेट है इस पर धन आवेश है, Q का धन प्लस Q1 है, और दूसरी प्लेट पर माइनस Q2 है। दूसरी संधारित्र की बात करेंगे तो पहली प्लेट पर प्लस Q2 और दूसरी प्लेट पर माइनस Q2। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत द्वारा बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तथा यह आवेश जो तीनों संधारित्र पर धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम बताएं कि तीनों संधारित्र में अलग अलग आवेश है, मतलब इस पर Q1 का आवेश है, इस पर Q2 का आवेश है, इस पर Q3 का आवेश है। तो इस प्रकार की स्थिति में यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 बराबर C1 इंटू B। इस पूरे संधारित्र में एक महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि इस पर जो विभव रहता है वो समान रूप से रहता है, अर्थात यहाँ पे विभव क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Q1 बराबर C1 इंटू B, पहले संधारित्र की बात कर रहे हैं, तो ये पहले संधारित्र के लिए।
पहले संधारित्र के लिए। दूसरे संधारित्र के लिए क्या आ जाएगा? दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर क्या आ जाएगा? C2 इंटू वी, समीकरण नंबर 2। तीसरे संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3 इंटू वी, समीकरण नंबर 3। यदि कुल संधारित्र की बात करें तो कुल मतलब पूरे संधारित्र की बात करें तो Q बराबर क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। यदि हम बात करें तुल्य संधारित्र की, यहाँ पर इसके लिए जो इस संधारित्र की बात करें, इस पर तुल्य, यदि हम तुल्य की बात करें तुल्य संधारित्र के लिए, इस पर जो धारिता C है, तो ऐसी स्थिति में तुल्य संधारित्र के लिए, तुल्य संधारित्र के लिए, तुल्य संधारित्र के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? तुल्य संधारित्र के लिए Q बराबर C इंटू वी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से क्या करेंगे? V कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर क्या आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी संधारित्र अलग अलग जोड़ेंगे उन सबका, यदि हम तुल्य संधारित्र की धारिता की बात करें, वह अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होता है। ये यहां से निकल के आता है। यहां से क्या निकल के आता है? समांतर क्रम संधारित्र से जुड़े, यहाँ पे समांतर क्रम संधारित्र से जुड़े, समांतर क्रम संधारित्र से जुड़े जो तुल्य धारिता वह होगी वो अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। हम लोग समझते हैं संधारित्रों का उपयोग। संधारित्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला तो आवेशों के संचय में किया जाता है, दूसरा ऊर्जा के संचय में किया जाता है, तीसरा आता है वैद्युत उपकरणों में किया जाता है, चौथा आता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, किया जाता है। पहला आवेशों के संचय में। आवेशों का संचय क्या होता है? तो संधारित्रों का जो मुख्य कार्य होता है वो आवेशों का संचय ही होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हम आवेशों का संचय करेंगे तो इसके माध्यम से वैद्युत धारा को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है ऊर्जा के संचय में। तो संधारित्र केवल आवेश ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी संचायक होता है। एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दें कि इसका, ये आपको पता भी होना चाहिए और किसी भी परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए संधारित्रों का बहुत बड़ा बैंक कौन सा होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। उसको हम लोग बोलते हैं सिंकोसाइक्लोट्रॉन। तो ऊर्जा के संचय में भी संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। तो संधारित्रों का उपयोग केवल आवेश में ही नहीं बल्कि ऊर्जा में भी किया जाता है। और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने का बहुत बड़ा बैंक होता है। आपने आपको हमने और भी बताया था, तीसरा जैसे है कि वैद्युत उपकरणों में। तो वैद्युत उपकरणों में कैसे किया जाता है? तो आपको बता दें कि वैद्युत उपकरणों में कैसे आएगा। तो आपको बता दें कि अनेक वैद्युत जो उपकरण होते हैं उसमें संधारित्रों का बहुत बड़ा स्थान होता है। जब किसी प्रेरकीय वैद्युत परिपथ को अचानक तोड़ा जाता है, तोड़ने के स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होती है। तो चिंगारी उत्पन्न होती है तो परिपथ में इस संधारित्र इस प्रकार लगा होता है कि परिपथ के टूटने से प्रेरित धारा संधारित्र की प्लेटों को आवेशित कर देने से चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है। कुल मिला के वैद्युत उपकरण किसमें संधारित्र का प्रयोग करते हैं? तो बिजली के पंखों में। जैसे बिजली के पंखों में, तो बिजली के पंखों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किस में किया जाता है? इसके अलावा वैद्युत मोटर में, तो वैद्युत मोटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथी बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कैसे उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा कई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, उसमें पावर सप्लाई के लिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है?
वैद्युत शक्ति जो पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई में वोल्टता अधिक होती है, फ्लैक्चुएशन जो स्थिति होती है, तो फ्लैक्चुएशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि संधारित्रों का उपयोग करते हैं। कुल मिला के आपने देखा होगा कि अचानक से लाइट में फ्लैक्चुएशन होता है, फ्लैक्चुएशन को कम करने के हम लोग क्या करते हैं, संधारित्रों का उपयोग करते हैं। तो आपको बताने जा रहे हैं वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। तो वान डे ग्राफ जनित्र आपको बता दें तो वान डे ग्राफ एक वैज्ञानिक थे। वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसे वैद्युत जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10⁶ वोल्ट कोट की जो 10⁶ वोल्ट की कोटि को उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस वैद्युत जनित्र की सहायता से अति उच्च विभव की 10⁶ वोल्ट कोट की उत्पन्न किया जाता है। तो इस विभव को उत्पन्न किया जाता है। आमतौर पे इस वोल्टेज के फलस्वरूप एक विशाल वैद्युत क्षेत्रों का उपयोग, जैसे आवेशित इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने में त्वरित करके ऊर्जाओं को वृद्धि करने में किया जाता है। तो ऊर्जाओं त्वरित कौन कौन सी की जाती हैं, तो त्वरित करने वाले आवेशित कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन को त्वरित करके ऊर्जाओं में वृद्धि करने में उसका उपयोग किया जाता है। आपको एक चित्र बता रहे हैं। इस चित्र में वान डे ग्राफ जनित्र का ही चित्र है। इसकी पहले हम रचना को बता देते हैं। इसमें एक धातु का बहुत बड़ा गोला होता है जिसको हम लोग एस कह रहे हैं। इसमें चालक स्तंभ ए और बी है। ये आप ए और बी चालक स्तंभ देख रहे हैं। इसके अलावा एक रबड़ अथवा सिल्क की एक सिरेहान बेल्ट लगी होती है। ये आप जो देख रहे हैं बेल्ट एक लगी हुई है। इसमें गिरनियाँ P1 व P2 हैं जो कि वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती हैं। निचला जो कंगा है आप देख रहे हैं, इस कंगे की बात हम कर रहे हैं। ये निचला जो कंगा है ये C1 है और इसमें अति उच्च विभव जो कि धन टर्मिनल से ऊपर की कुंजी C2, ये जो आप ऊपर की कुंजी की बात कर रहे हैं C2। तो वान डे ग्राफ जनित्र को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो वान डे ग्राफ जनित्र में फिर से बता दें आपको कि ये एक धातु का गोला S होता है जिस पर दो चालक स्तंभ A और B से सदा होता है। इसमें अंदर की ओर रबर या सिल्क की सिरेहान बेल्ट लगी होती है। इसमें दो अलग अलग गिरनियाँ P1 और P2 होती है। P1 गिरनी का जो संबंध होता है ये मोटर के साथ होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मोटर की सहायता से चलाई जाती है। आपको बता दें कि इसमें निचला कंगा C1 होता है तथा ऊपर की तरफ जो कंगा लगा है वो C2 होता है। इसकी कार्यविधि बता दें कि जब C1 पर अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप ऊपर की तरफ देखते हैं इसके स्थान पर आयन उत्पन्न हो जाता है। जब ये बेल्ट जो है ये इस कंघी से टकराता है तो यहाँ पर आयन उत्पन्न हो जाता है और ये आयन के बारे में बता दें कि ये जो धन आयन है वह C1 के बीच में प्रतिकर्षण के कारण धन आयन बेल्ट के माध्यम से ऊपर की ओर चला जाता है जो कि C2 कंगा जो होता है वो धन बेल्ट की साथ में धन आवेश को एकत्रित कर लेता है। ये जो धन आवेश होता है शीघ्र ही ये गोले के ऊपर, ये गोला दिख रहा है इसके ऊपर बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात यहाँ से जो आयन इकट्ठा हुआ वो C2 कंगे के माध्यम से ये ऊपर की तरफ गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार अति उच्च विभव हो जाता है। जब गोले का विभव, जो ऊपर वाला गोला है इसका विभव अधिक हो जाता है, विभव जब अधिक हो जाता है तो वह निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता के साथ टूट जाती है। अर्थात यह स्थिति तब तक होती है, कुल मिला के ये धन इकट्ठा करने की स्थिति तब तक होती है जब अधिक उच्च विभव हो जाए और एक लिमिट की बाद में, इस लिमिट के बाद में इस पर इसका मतलब जो
विभव तेजी से आयन इकट्ठा हो रहा है वो आयन इकट्ठा होना बंद हो जाता है। तो ये इस कंघे के माध्यम से जो ये बेल्ट है, ये बेल्ट आप देख रहे हैं, ये कंघा इससे इस बेल्ट के साथ में टकराता है, टकराने के साथ साथ में ऊपर की ओर धन आयन इकट्ठा हो जाता है। ये धन आयन C2 बेल्ट के माध्यम से ऊपर की ओर, गोले के ऊपर की ओर धन आयन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यही इसकी कार्यविधि है।